नमस्कार दोस्तों। कई बार डेयरिंग बाजी भी आपके लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर बिना वजह की अपनी हिम्मत मत दिखाइए, क्योंकि कई बार ऐसी डेयरिंग बाजी दिखाना, ऐसी हिम्मत दिखाना आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसा कर रख सकता है। मुसीबतें इंसानी दुनिया से जुड़ी रही तो ठीक है, लेकिन अगर पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हो तो फिर क्या होगा? या तो इंसान के दिमागी संतुलन खो जाएगा, या उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और वो भी बड़ी खतरनाक तरीके से, दर्दनाक खौफनाक तरीके से। इस कहानी में रघुनाथ के साथ भी इन तीनों में से ही कुछ हुआ। जो कुछ भी हुआ बहुत भयंकर था। आप पहले जानिए रघुनाथ के बैकग्राउंड को, उसके साथ क्या घटना घटी थी उसको, और उसे सीख लीजिए, उसे मनोरंजन लीजिए। रघुनाथ जम्मू के बसंतगंज नाम के शहर के अंदर एक छोटे से गांव का रहने वाला था। बहुत डेयरिंगबाज, जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी चीज से नहीं डरता था। जिस चीज से दुनिया भागती थी रघुनाथ उसके पीछे भागता था। बाय नेचर वो बाय डिफॉल्ट ऐसा था। जिस गांव में रहता था उस गांव में एक पहाड़ी थी। मतलब समझ लो ये पूरा गांव, ये समझ लो जो हाथ है मेरा, यहाँ पूरा गांव बसा हुआ है, और ये हाथ जो है मेरा, ये वो पहाड़ है। तो गांव से ये जो बीच का रास्ता, ये पूरा जंगल है। ये गांव, ये पूरा जंगल, और ये है वो पहाड़। इस पहाड़ को लेकर लोग तरह तरह की बातें कहते थे। लोग कहते थे कि उस पहाड़ में ऐसी ऐसी अनहोनियां हुई है। एक जमाने में, साधारण शब्दों में कहूं तो, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हुई है जिस वजह से वो पूरा का पूरा पहाड़ भूतिया बन गया है। गांव के बच्चे पूछते थे कि ऐसा क्या हो गया यार वहां पे। तो गांव के बुजुर्ग एक ही स्टोरी बताते थे, और वो स्टोरी बड़ी विचित्र थी। बताते थे कि वो पहाड़ में ना एक पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचने के बाद अच्छा खुला सा मैदान था, अभी भी है इनफैक्ट। उस मैदान में लोग अपनी बारात लगाते थे, शादियां करते थे। एक बार की बात है, 200 लोगों की बारात उस पहाड़ में चढ़कर उस मैदान तक पहुंच रही थी। अचानक से कुछ तो भी दुर्घटना हुई, और जितने लोग, 200 लोग उस बारात में जा रहे थे, सभी के सभी की मृत्यु हो गई उस पहाड़ में। शायद स्खलन हुआ होगा। स्खलन मतलब आप समझते हैं ना, वो लैंडस्केप बोलते हैं जिसको, लैंडस्लाइड बोलते हैं, सॉरी यार, वो ही होगी। तो उस वजह से पूरे 200 लोगों की मृत्यु हो गई। और वो 200 लोगों की जो मृत्यु हुई, वो जितने भी मृत शरीर थे ना, वो पहाड़ के उस पार्ट के नीचे दब गए जो खिसक कर नीचे गिर रहा था। तो किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, किसी की अंत्येष्टि वगैरह कुछ नहीं हुई। इसलिए कहा गया कि वो पूरे के पूरे 200 लोगों की आत्माएं उस पहाड़ में भटकने लगी। कुछ सालों तक वहां पर शादियां नहीं हुई, लेकिन जब कुछ साल और बीत गए, 10-12 साल, और लोगों को लगा अब तो सब कुछ ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई थी वो तो उस पहाड़ के नीचे दफन हो गए, शादियां करेंगे, इतनी अच्छी लोकेशन है। क्योंकि उस पहाड़ के ऊपर जो वो प्लेन सी जमीन थी, वहां पे शादी करते थे ना, तो पूरे गांव का नजारा दिखता था। वो पहाड़ काफी हाइटेड, पूरा आसपास सब दिख रहा है, बहुत खूबसूरत लगता था वहां पे, इसलिए लोग वहां पर इतनी शादी करते थे। तो 10-12 साल तक तो वहां पे शादी नहीं हुई, लेकिन फिर शुरू हो गई। लेकिन अब जितनी भी बारात जाती थी, देखो शादियों का तो एक पर्टिकुलर सीजन होता है। नवंबर से शादियां शुरू हो जाती है और फरवरी तक चलती है, तो कितनी शादियां हो जाती है ना। तो इस पहाड़ में तो आसपास के जितने गांव के लोग थे सब शादी करने आते थे। तो हर अल्टरनेट बारात वहां चढ़ रही है और उनके साथ दुर्घटना हो जा रही है, और दुर्घटनाओं में काफी लोगों की मृत्यु हो जा रही है। मतलब समझ लो एक बारात आज गई, वो बारात अच्छे से लग गई, उनके लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल जो बारात गई उसमें कुछ दुर्घटना हो गई और 10-12 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी लोग वहां पर बारात लगाना छोड़ते नहीं थे। फिर एक दिन की बात है, पास के ही गांव के एक बहुत रईस आदमी थे। वो लगभग 250 लोगों को लेकर अपने लड़के की बारात के लिए वहां पर जा रहे थे उस पहाड़ में, और उन्होंने अकेले नहीं, मतलब उस परिवार के बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से वो नीचे आए और पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया कि जान प्यारी है तो उस पहाड़ में मत जाना। उन्होंने देखे कि वहां पर भूतों की बारात अब लगती है।
जब वो बारात लेकर उस मैदान में पहुंचे होंगे तो उन्होंने साफ साफ देखे कि ढेर सारे लोग जो इंसान नहीं है, भूत है, वहां पर गाना बजाना कर रहे हैं। उनके हुलिये को देखकर, उनके खान पान को देखकर, सब कुछ को देखकर, गाने बजाने के तरीके को देखकर वो लोग समझ गए, वो रईस आदमी के परिवार लोग समझ गए कि ये भूत प्रेतों की बारात है। यहाँ पर इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं और वो बारात के दौरान ही हुई है, तो अब वो भूत प्रेत मरने के बाद भी बारात लगा रहे। तो उन्होंने आधे रास्ते से अपनी बारात लौटा लिए और नीचे आकर आसपास के सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि नहीं, हमारी जान तो बच गई है, लेकिन इतनी दुर्घटनाएं होती है, अब हमको मामले को सीरियस लेना चाहिए, उस पहाड़ को कंप्लीटली ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे गांव के बहुत सारे लोगों ने उनकी इस बात को समझे, पूरी तरीके से माने, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जिद में अड़े रहे। क्या फालतू बात करते हैं यार, अपना नाम बढ़ाने के लिए करते हैं। हो सकता है कोई चुनाव में खड़ा होना होगा, इसीलिए बिना मतलब के हीरोगिरी दिखा रहे हैं। ऐसी बात करके कुछ लोगों ने उनकी बात को टाले भी। अब ऐसे ही बसंतगंज का जिस गांव में जहाँ रघुनाथ रहता था, रघुनाथ की बात करते, रघुनाथ इस पहाड़ के बहुत पास वाले गांव में रहता था, तो इस बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था। उसको ऐसा लगता था कि लोग फालतू में ही उस पहाड़ को बदनाम किए हुए हैं। इनफैक्ट उस पहाड़ में कुछ तो ऐसा है जो दुनिया से परे है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शायद बहुत ही ज्यादा मजा देने वाला है, ताकि वहां पे कोई नॉर्मल लोग ना पहुंच पाए। जो सिर्फ आसपास के गांव के अमीर लोग हैं वही वहां पर जाएं, एंजॉय करें और लौट जाएं। लेकिन रघुनाथ ये चाहता था कि वो ऐसा होने नहीं देगा, वो भी जाएगा। वो हमेशा अपने दोस्तों का माइंड वॉश करता रहता। एक दिन उसका एक दोस्त था नीरज। नीरज को पकड़ा और बहुत सुनाया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चल भाई वहां पे सोने की खदान है, ये तक बोला। बहुत अलग अलग सारी तरह की बात बोला। यार मैं क्या बताऊं आपको। नीरज मान गया, बोला ठीक है भाई, सोने की खदान है तो मतलब 10 किलो सोना भी निकला तो 5 किलो तेरा, 5 किलो मेरा। रघुनाथ ने बोला कि मुझे कहीं से खबर मिली, बाजू के गांव के जो रईस लोग हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं और अपनी मौज मस्ती करते हैं, उनका एक अलग सिचुएशन वहाँ पर चलती है। मेरे को सारी खबर मिली और वहीं पर खजाना दफन है, अपन निकाल कर लेकर आएंगे। नीरज ने बोला अच्छी बात है भाई, चलते, किसी को बताएंगे नहीं। इन लोगों ने 3 दिन बाद की डेट डिसाइड की और बोले कि हम शाम जैसे ही अंधेरा होने वाला रहा होगा ना तब जाएंगे, टॉर्च वॉर्च लैंप वैम्प सब लेकर, ताकि किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहे। अब ठीक है, दोनों 3 दिन के बाद की उस रात का इंतजार करने लगे। अब वो रात आई, दोनों के घर वाले जब अपने अपने काम में व्यस्त थे शाम के समय। उम्र बता देता हूँ मैं रघुनाथ की और नीरज की, ये कोई 22-23 साल के आसपास की रही होगी। दोनों के घर वाले जब अपने अपने काम में व्यस्त थे, इन लोगों ने अपना बैग वैग उठाए, कैंपिंग करेंगे वहाँ पे ऐसा कुछ वाला, और निकल पड़े उस पहाड़ की तरफ। आधी चढ़ाई भी नहीं हुई और घना अंधेरा छा गया। रात के लगभग 9, साढ़े 9 बज गए। अब क्या करे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसा पॉइंट आया पहाड़ में जहां पर ये अपना कैंपिंग लगाकर पूरी रात बढ़िया से काट सकते हैं। वहां पर डिसाइड किया कि चलो अपना टेंट वेंट लगाते हैं, वरना अब और चढ़ते रहेंगे तो पहाड़ है, जंगली जानवर आने का भी खतरा है, नहीं तो हम उस मैदान तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां पर शादियां होती थी, जिस मैदान को लेकर ये बात फैली हुई है कि वहां पर भूतों की बारात लगती है, जिस मैदान में सोने का खजाना दफन है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो लगा लेते भाई, तो ये लोग ऐसा अपना टेंट वेंट लगा ही रहे थे, लगा के बस पानी पी के बैठे ही हैं कि अचानक से इनको एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। बड़ी विचित्र सी रोने की आवाज, सिसक सिसक के रोने की आवाज। दोनों घबरा गए। अंदर ही अंदर रघुनाथ बहुत डर गया कि कैसे हो सकता है, इस पहाड़ की तरफ तो कोई नहीं आता है। मैंने अपने दोस्त नीरज को झूठ बोला हुआ हूँ कि रईस लोग यहाँ पर आके अय्याशी करते हैं, वो लोग खजाना वगैरह दफन करते हैं। सारा ये रो कौन रहा है? अब रघुनाथ का दोस्त जो नीरज है वो सोच रहा है कि यार नीरज तो सही बोल रहा था, यहाँ पर लोग आते हैं, कोई लड़की भी आई हुई है। नीरज रघुनाथ को देख के बोलता है कि क्या भाई कौन रो रहा होगा, कोई दूसरे लोग भी आए हुए हैं कि हमारे अलावा यहाँ पर? तो रघुनाथ थोड़ा सा डेरिंगबाजी दिखाता भी था। इसको बोलता है कि नीरज देख, मुझे नहीं मालूम कौन आया कौन नहीं, तू यहीं पर बैठ, मैं जाता हूँ देख कर आता हूँ, हो सकता है हमारे जैसे कोई और भी
क्योंकि रात का वक्त है, रईस लोग तो थोड़ा शाम को अय्याशी करने आते होंगे ना। हो सकता है हमारी तरह कोई और भी सोने के खजाने की तलाश में आया हुआ है। मैं अकेला जा रहा हूँ, देख के आऊंगा। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने बोला मैं अकेला जाऊंगा, जबकि उसको मालूम था यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं। रघुनाथ को बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई हो नहीं सकता। फिर भी उसने ये बोला कि तू यहीं पर बैठ, मैं देख के आऊंगा। ठीक है भाई। नीरज उस टेंट में ही बैठा रहा। रघुनाथ निकला और उस आवाज को फॉलो करते 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 उस पहाड़ के बिल्कुल अंधेरे वाले पोर्शन में चला गया। सिर्फ इसके पास एक टॉर्च थी। मोबाइल का टावर वगैरह वहां पर कुछ नहीं आ रहा था, नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं। एक मतलब छोटी सी गुफा जैसी थी, 2 चट्टानों से घिर के बनी हुई थी। उस गुफा के अंदर टॉर्च मारा और हल्का सा अंदर घुसा ही है तो ढेर सारे चमगादड़ छड़ 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 पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकले। टिपिकल जैसे भूतिया फिल्मों में होता है। ये बड़ी मुश्किल से चमगादड़ों से बचा, ऐसा बचा बचा, और फिर जब वापस से सामने देखा तो क्या पाया, इसके सामने एक लड़की खड़ी है जो खून के आंसू रो रही थी, ऐसे सफेद रंग की कि ये वाला सफेद रंग भी फीका पड़ जाएगा। बहुत अजीब दिख रही थी। उसने पिंक कलर का सूट पहनी हुई थी, पूरे मतलब ऐसे। उसके दांत नहीं थे, उसके जो कान थे वो नुकीले से थे, एकदम बड़े, इतने बड़े, और ऐसे नुकीले से नाक। उसकी जो नाक थी उसका कोई शेप नहीं था, डायरेक्ट ऐसे जो सांस लेने वाला एक पोर्शन होता है बस, ऐसा कोई शेप नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अजीब दिख रही थी यार, कैसे बताऊं। आंखें उसकी, आंखों का कलर समझ लो, कैसे बताऊं, एकदम व्हाइट को हल्का सा डार्क कर दो, मतलब कैसा ऑफ वाइट टाइप का कलर जो होता है ना, आंखों की पुतलियों का ऑफ वाइट कलर और आंख का क्लियर वाइट, और इससे खून के आंसू बह रहे थे। इसकी तरफ देखकर लगातार रोई जा रही है। इसने बड़ी हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम, इस टाइप से क्यों खड़ी हो, मुझे क्यों देख रही हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की एक ही चीज रिपीट कर रही है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये उस जगह से भागना तो चाह रहा था लेकिन भाग नहीं पा रहा था। ना चाह के भी ये उसके सामने ही खड़ा है और उसी से पूछ रहा है, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो यही बात रिपीट कर रही है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। यही 2-4-5 मिनट तक चलता रहा। फिर अचानक से अपने रघुनाथ के सामने, आंखों के सामने एक अंधेरा सा छाया, उसको चक्कर सा आया और वो जमीन में गिर गया। और फिर कुछ मिनटों बाद शायद वो वापस से जागा, उसके पैर में एक दर्द हो रहा था। जब वो वापस से जागा तो क्या पाया, उसके एक पैर में वही औरत, लड़की, जो भी कहना है कहो, वही भूत, वही चुड़ैल, वो डायन, अपने लंबे लंबे नाखून से वार कर रही है। वार इन द सेंस समझ लीजिए उसका पैरोडी के ये उस औरत के हाथ है, ऐसा ऐसा खींच रही है और उसके नाखून में उसका ये वाला पोर्शन निकल के थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, उसको ऐसा ऐसा खा रही है। और उसके यहाँ से खून आ चुका है, उसका मांस भी निकलता जा रहा है, क्योंकि इसको बहुत जोर से दर्द हो गया था। ये जागा, ये चिल्ला के पैर झटकाया और वहां से भागा। जब ये अपने सेंसेस में आया तो इसको हद से ज्यादा दर्द हो रहा था, और लिटरली बताऊं तो उसके पैर के मांस का लगभग इतना हिस्सा वो औरत अब तक ऐसी नाखून से निकाल निकाल के चाट चाट के खा चुकी थी। वो चिल्लाता हुआ अपने दोस्त के पास पहुंचा। वो नीरज से कुछ बोल पाता कि नीरज ने उसके पैरों की तरफ नोटिस कर लिया, उसकी घबराहट को सेंस कर लिया, और नीरज वहां से बहुत गंदा वाला भागा। वो भाग गया, नीरज भागा अपने घर की तरफ, नीचे भागा। उसके बाद ये भी आया होगा। फिर पूरी रात खत्म हो गई। नीरज ने अपने घर पे आके अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब सुबह हुई तो नीरज को चिंता हुई कि मैं अपने दोस्त रघुनाथ को छोड़कर ऐसा भागा था, उसके साथ कुछ तो हुआ था, जो कि वो रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते मेरे पास आया था। मैं इंसान हूँ कि नहीं यार, मैंने अपने दोस्त को ऐसी अवस्था में छोड़ दिया, कम से कम पूछ तो लेता क्या हुआ। अरे पूछता नहीं तो कम से कम उसको साथ में तो लेके भागा होता, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ था, मुझे अभी उसके घर जाना चाहिए। कि जैसे उससे घर पहुंचता है तो क्या पाता है कि घर के सारे लोग बड़े परेशान से दिख रहे हैं। उसने रघुनाथ की मम्मी से पूछा, आंटी रघुनाथ कहाँ है। आंटी बोलती बेटा अंदर है, टीवी वाले कमरे में जा देख। वो टीवी वाले कमरे में बैठा हुआ है, सामने टीवी चल रही है
लेकिन वो ऐसा हवा में देख रहा है, समझ लो ये टीवी है ना, तो रघुनाथ ऐसा देख रहा है और बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा है, कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों खड़े हो, कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों खड़े हो। बस ऐसे एक ही एक्सप्रेशन के साथ उससे कोई कुछ पूछता तो वो उसी तरीके से बात करता जिस प्रकार से वो किसी लड़की से बात कर रहा है। ये गुलाबी रंग का सूट तुम्हारे ऊपर बहुत डरावना लग रहा है, बदल दो इसको। तुम्हारी आंखों से ये खून के आंसू क्यों आ रहे हैं, तुम्हारे दांत क्यों नहीं है, इतने जवानी में कहां चले गए, कौन हो तुम, यहां पर क्या कर रहे हो, मुझे कैसे जानते हो। समझ रहे हो, इस प्रकार से वो बात कर रहा था। अभी जैसे नीरज उससे बात करने आया, रघुनाथ तू ठीक तो है ना, किससे बात कर रहा है, तुम्हारी नाक प्रॉपर क्यों नहीं है, सिर्फ छेद क्यों है, पूरी नाक कहां गई, हाँ आंखें तुम्हारी सफेद रंग की, कभी नहीं देखा मैंने, कौन हो तुम, यहां पर क्या कर रही हो। ये उसका बिहेवियर हो गया था। अब ये बहुत जोर से घबराया, इसको एकदम दिल की धड़कनें बिल्कुल ब्लैंक सी हो गई, वहां पे पसीना पसीना हो गया नीरज का। रघुनाथ की मम्मी ने सेंस कर ली कि नीरज जरूरत से ज्यादा डर रहा है, शायद कुछ जानता है। उसके पास आई, बोली बेटा कल रात तुम दोनों साथ में थे, जब से ये रात के समय घर पर आया तब से ऐसे ही कर रहा है, क्या हुआ था, पूरी बात बता। रघुनाथ की मम्मी थोड़ी इंटेलिजेंट थी और सेंस कर ली थी। अब नीरज ने पूरी बात बता दी A to Z। देखो नीरज को ये तो नहीं पता कि जब रोने की आवाज आई थी, रघुनाथ कहीं अंदर तरफ गुफा तरफ गया हुआ था, उसने क्या देखा क्या नहीं। नीरज ने सिर्फ इतना बताया, रोने की आवाज आई, रघुनाथ गया और फिर आया भाग के, मैं डर गया आंटी, मैं भाग के आ गया, मुझे बीच का नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं उस गुफा में। आंटी जी समझ गई सारी बात और रघुनाथ को नीरज के साथ एक पुजारी जी के पास लेकर गई। इनके गांव के आगे की तरफ एक बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर काली माता। वहाँ पर ले गई और पूरी बात बताया गया। अब वहाँ पे जो पुजारी जी बैठते थे वो लिटरली तांत्रिक बाबा थे, काली माता के उपासक होते हैं तांत्रिक, तो वहाँ पर पूजा करते थे तांत्रिक बाबा। उस मंदिर की बहुत प्राचीन मंदिर था। तांत्रिक बाबा ने पूरी अपनी शक्ति विद्या से झाड़ फूक किए, कुछ तो देखे लेकिन बोले नहीं कुछ, और बोले कि अब ये लड़का ही बताएगा इसके साथ क्या हुआ। तांत्रिक बाबा ने ऐसा आंख बंद करके बोले ये लड़का बताएगा इसके साथ क्या हुआ, और वो बोलना शुरू कर दिया, पट 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 पट। तांत्रिक बाबा आंखें खोले, बोले कि इसके पास आदमखोर पिशाचनी आ गई थी, अब उससे बचने का एक ही तरीका है, काली माता की शक्तियां। हम एक काम करते हैं, इसको अभिमंत्रित करके इसे घर पे बांध देते हैं, इसको 10 दिन तक अपने घर से बाहर मत निकलने देना, नहीं निकला सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो पिशाचनी, आदमखोर पिशाचनी इसको जकड़ कर रख लिए, वो 11वें दिन खुद भाग जाएगी। लेकिन ये 10 दिन से पहले अपने घर से बाहर निकल गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी और फिर हमें एक नए सिरे से कुछ बड़ी साधना करनी पड़ेगी। बोले ठीक है पंडित जी आप करिए। तांत्रिक बाबा किए जो उनको साधना करना था, और एक हाथ में धागा बंदे, बोले 10 दिन तक हम घर से बाहर नहीं, घर पे ये बंद गया, समझ लो हमारी शक्तियों से, हमारे मंत्र उच्चारण से। ठीक है, रघुनाथ की मम्मी रघुनाथ को घर लेकर गई। 7 दिन बहुत अच्छे से रहे, पूरी तरीके से ध्यान दिया गया रघुनाथ के ऊपर, और रघुनाथ के बर्ताव में थोड़ा बदलाव आ भी रहा था। अब 24 घंटे रिपीट नहीं कर रहा था वो चीजें, वो बातें थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के बोलता था। तो घर के लोगों ने नोटिस किया कि वो खुद भागना नहीं चाह रहा है, वो खुद चीजें रिपीट नहीं कर रहा है, वो अब अपने सेंसेस में है, तो उसकी तरफ ध्यान देना कम करती है। 7वें दिन की रात हुई, सब लोग सो रहे थे, ये उठा होगा, घर से निकला और भागे जा रहा है, पहाड़ की तरफ भाग के जा रहा है। गांव का कोई तो व्यक्ति उस समय जाग रहा था, अपने घर से बाहर था, और उसने देख लिया कि रघुनाथ ऐसा भाग रहा है। चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को उठा दिया, सब दौड़े 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 दौड़ते गए उस तरफ, पहाड़ की तरफ। उसके घर वाले भी गए, लेकिन ये लोग बहुत लेट हो गए। रघुनाथ पहुंचा, उस पहाड़ की एक पर्टिकुलर हाइट पे खड़ा हुआ और उस तरफ जंप। जब भागते भागते लोग उस पॉइंट में पहुंचे जहां पर उसने जंप मारा, तो उसका मृत शरीर नहीं मिला। उस पॉइंट में मिली तो खून से रंगी हुई एक गुलाबी रंग की चुनरी और लाल चूड़ियां कुछ।
उसमें भी खून के धब्बे से लगे हुए थे। बहुत ढूंढाई हुई रघुनाथ के मृत शरीर की, लेकिन कतई नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। 6 साल हो गए। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ।